छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने आवेश, आवेशन और आवेश के मूलभूत गुणधर्मों का अध्ययन किया था। आवेशों के एक मूलभूत गुणधर्म में आवेशों का आकर्षण और प्रतिकर्षण भी है, अर्थात दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में अनोन्य क्रिया के कारण या तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा यदि वो विपरीत प्रकृति के हैं। विपरीत प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा यदि दोनों समान प्रकृति के हैं, अर्थात या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। इसी अनोन्य क्रिया बलों से संबंधित चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, उसने विभिन्न परीक्षणों पर आधारित एक कूलम का नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम कूलम्स लॉ या कूलम का नियम कहते हैं। ये कूलम का नियम दो बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के लिए दिया गया है, जो कि परस्पर r दूरी पर स्थित है। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, स्थिर बिंदु आवेश। कूलम का नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत अनोन्य क्रिया बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तक्रमानुपाती होता है। ये नियम बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, F proportional to m1 m2 upon r स्क्वायर। बिल्कुल उसी के पैरेलल ये नियम है। जब आप प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक यहाँ पर समानुपाती नियतांक आ जाएगा K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यदि आप देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल में ये नियतांक G आया था और यहाँ पर हम इसे दे रहे हैं K। यहाँ पर K का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, जैसे वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के जो समानुपाती नियतांक है उसका मान 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर और इसको हम मीटर पर फैरड भी बोल सकते हैं। मीटर पर फैरड, फैरड एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की यूनिट है जिसे हम आगे के चैप्टरों में इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू बराबर होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, यहाँ पर जो हमने ε0 किया, पाई की वैल्यू आपको पता है कहीं पर, तो इसलिए हमें यदि यूज करना होगा वायु या निर्वात में अब अनोन्य क्रिया
बल वैद्युत आवेशों के बीच में फॉर्मूला, तो हम इसको इस रूप में भी यूज कर सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का यूज करें तो सीधा आपको 1/4πε0 की जगह जो ये वैल्यू ऊपर बताई गई है ये रख देनी है आपको, और जो आवेशों के परिमाण है वो चिन्ह सहित रखने हैं। यदि धनात्मक बल आता है तो वो प्रतिकर्षण होगा, और यदि ऋणात्मक आता है तो वो आकर्षण का प्रतिकार होगा। यदि वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है, यदि वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है तो हम जो समानुपाती नियतांक है K, उसकी जगह हम यूज करेंगे 1/4πε0m। यहाँ पर ε0m माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाएगा। जैसे हम यदि वायु या निर्वात यूज किया तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहा था। अब जो भी माध्यम हम यूज कर रहे हैं उसकी वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। और ये सदैव ध्यान रखें, ε0m का मान सदैव ε0 से अधिक होगा। ε0m का मान ε0 से सदैव अधिक होगा। और अब आप अनोन्य क्रिया बल के लिए जो फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा है आपने, अब आप इसको ε0 की जगह ε0m यूज कर लेंगे, अर्थात 1/4πε0m Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब आप ये यूज करें। तो ये है कूलम का नियम। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखें, एक नाम आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपके इसमें यूज आएगा, और वो है आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता अर्थात किसी भी माध्यम की निर्वात या वायु के सापेक्ष जो वैद्युतशीलता है, इसे हम या तो कैपिटल K से डिनोट करते हैं कई बुकों में, या फिर हम इसको ε0r से डिनोट करते हैं। या आप देख लेना, किसी बुक में ε0r से डिनोट कर रखा है, इसमें किसी में कैपिटल K से डिनोट कर रखा है। और किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात यदि हम निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के सापेक्ष निकालें तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात किसी भी माध्यम की निर्वात या वायु के सापेक्ष वैद्युतशीलता निश्चित है, ये एक विमाहीन राशि है। विमाहीन, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया था ε0m का मान सदैव ε0 से अधिक होगा। इसलिए ये भी आप ध्यान रखें कि K का मान, जिसे हम ε0r भी कह रहे हैं, सदैव 1 से अधिक होगा। वायु या निर्वात के लिए इसका मान, वायु या
निर्वात के लिए, परावैद्युतांक का मान 1, बाकी अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक, और चालक पदार्थ के लिए, ये आप ध्यान रखें, चालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान इनफाइनाइट, चालक पदार्थ। अब जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर आप इस फॉर्मूले से एक चीज और ध्यान रखेंगे कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता अब हम लिख सकते हैं बराबर एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पहले हमने वो स्मॉल के यूज किया था, यहाँ पर ये कैपिटल के है, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा था, तो किसी भी माध्यम या अब उसमें यदि हम कूलम के नियम के अनुसार बल का मान लिखना चाहें तो अब हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/4 पाई, और एप्सिलॉन एम की जगह हम एप्सिलॉन नॉट के यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर कि कैपिटल के परावैद्युतांक है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये अब हमारे पास इस फॉर्मूले में पहले वाले भी दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर इंटू 1/k। और ये जो अभी आपने पढ़ा था, ये वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल है, अर्थात बराबर इसको हम F0 बटे K लिख सकते हैं। किसी भी माध्यम में वैद्युत बल बराबर वायु या निर्वात में वैद्युत बल बटे उस माध्यम का परावैद्युत बल। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि परावैद्युतांक का मान K का मान सदैव 1 से अधिक होगा, इसलिए ये आपके सामने सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि यदि हम वायु या निर्वात के अन्यत्र किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों को समान दूरी रखते हुए ले जाते हैं तो उनके मध्य अनोन्य क्रिया बल का मान 1/k गुना रह जाता है, अर्थात कम हो जाता है। जैसे कि पानी के लिए, वाटर के लिए यदि आप देखें तो वाटर के लिए K का मान 80 होता है, अर्थात यदि पानी में किन्हीं दो आवेशों को ले जाए तो उनके बीच में जो वैद्युत बल का मान है आवेशों के बीच में वो 1/80 गुना रह जाएगा। इसलिए जैसे अमोनियम क्लोराइड है, NaCl है, आपने देखा होगा कि वो यदि बाहर रहता है तो सॉलिड अवस्था में रहता है, लेकिन पानी में जब हम ले जाते हैं तो इनके बीच में बल कम हो जाता है और ये उसमें हो जाता है और ये टूट कर Na आयन और Cl आयन में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कूलम का नियम हम प्रयुक्त करते हैं। चलिए प्रिय छात्रों, अब हम कूलम का नियम सदिश रूप में डिस्क्राइब करना सीखते हैं। वैसे आप ये ध्यान रखेंगे कि कूलम का नियम सदिश रूप में कोई विशेष अलग से टॉपिक नहीं है। किसी भी राशि को, जो सदिश राशि है, उसको आपको सदिश रूप में डिस्क्राइब करना आना चाहिए। इसके लिए आपको केवल सदिश से संबंधित जानकारी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो आवेश Q1 और Q2, सुविधा के लिए मैंने एक धनात्मक लिया है, एक ऋणात्मक लिया है। इनमें वेरिएशन भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, और इनके बीच की दूरी को R12 से प्रदर्शित किया है। यहाँ पर R1 सदिश R1 और सदिश R2 इन दोनों आवेशों के स्थिति सदिश हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना, स्थिति सदिश के रूप में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को R12 बराबर हम R2 माइनस R1, यदि कहीं पर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम स्थिति सदिश की सहायता से R12 बराबर सदिश R2 माइनस सदिश R1। यहाँ पर कि R1 R2 मैं फिर बता रहा हूँ कि इन आवेशों के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है।
इसी प्रकार से यदि कई बार हमें यहाँ पर R21 सदिश यदि हमें डिस्क्राइब करना हो, R21 दिस मीन 2 से 1 की ओर, तो उसे हम बराबर लिखेंगे R1 माइनस R2। तो ये आप ध्यान रखना। फिलहाल केवल मैं आपको यहाँ पर सदिश रूप में लिखना बता रहा हूँ। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर वैद्युत बल, दैट मीन्स F21 सदिश रूप में F21 अर्थात फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू, सबसे पहले आप इसमें इनका परिमाण लिखेंगे जो आपको पता है कूलम के नियम से, K Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने R स्क्वायर की जगह R12 स्क्वायर कर दिया है। अब हमें इसमें दिशा मेंशन करनी है, तो हम 2 पर फोर्स निकाल रहे हैं 1 के द्वारा। यदि आप देखेंगे तो Q1 आवेश Q2 को आकर्षित करेगा, अर्थात जो वैद्युत बल की दिशा है वो ये आएगी, F21, क्योंकि Q1 धनात्मक आवेश है, Q2 ऋणात्मक आवेश है, इसलिए Q1 इसको आकर्षित कर रहा है, अतः बल की दिशा सदिश R12 के अपोजिट आ गई। और हम जानते हैं कि किसी भी सदिश की दिशा को हम यूनिट वेक्टर से डिस्क्राइब करते हैं। यदि हमें सदिश R12 की दिशा को डिस्क्राइब करना है तो उसे हम यूनिट वेक्टर R12 से डिस्क्राइब करेंगे, और ये बराबर होगा सदिश R12 बटे सदिश R12 का परिमाण। ये सब चीज़ें आपको पहले से ऑलरेडी पता है, और नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। अब हमें इसमें दिशा दिखानी है R12 के अपोजिट, इसलिए हम यहाँ पर माइनस यूनिट वेक्टर R12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसे हम कूलॉम का नियम सदिश रूप में लिख देंगे। इसको बराबर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि हम इस फॉर्मूले को यूज करें, यहाँ पर जो मैंने दिखाया है कि यूनिट वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R12 अपॉन वेक्टर R12 का परिमाण, तो ये बराबर इस रूप में भी आ जाएगा, माइनस K Q1 Q2 सदिश R12 बटे, ये मैंने माइनस चिन्ह पहले ले लिया है, बटे R12 की पावर Q। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर सदिश R12 की जगह R21 ले लेते तो यहाँ पर हमें केवल यूनिट वेक्टर R21 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसी प्रकार से अब यदि आपको दिखाना है Q1 पर Q2 के कारण वैद्युत बल, अर्थात F12 बराबर परिमाण इसका वही रहेगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, दैट मीन्स R12 का स्क्वायर। और अब Q1 पर Q2 के कारण यदि आप वैद्युत बल देखें तो Q2 आवेश इस Q1 को आकर्षित करेगा, अर्थात इसकी दिशा ये F12। अब हमें यहाँ पर इस F12 की दिशा दिखानी है, अर्थात यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो F12 की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हो। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि इस दिशा को R12 की दिशा को यूनिट वेक्टर R12 डिस्क्राइब कर रहा है, और उसी दिशा में ये वैद्युत बल दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पर सीधा सीधा यूनिट वेक्टर R12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि हम यूनिट वेक्टर ये वाला फॉर्मूला इसको यूज करते हैं यहाँ पर, तो बराबर K Q1 Q2 सदिश R12 बटे R12 की पावर Q। तो इस प्रकार से हम कूलम के नियम को सदिश रूप में दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें अब आपको इस कूलम के नियम में एक नियम और यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, और वो है बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल।
बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल। आवेशों के कारण वैद्युत बल, इसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल, अभी तक हमने किसी भी आवेश पर केवल एक आवेश के कारण वैद्युत बल देखा है, अर्थात किन्हीं दो आवेशों के बीच में कार्यरत बल। यदि हमें एक आवेश पर दो से अधिक आवेशों के कारण वैद्युत बल देखना है तो उसे हम कहेंगे बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल। और अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसे कि अध्यारोपण का सिद्धांत कोई विशेष सिद्धांत नहीं है, ये केवल यदि कहीं पर एक से अधिक प्रभाव प्रदर्शित हो रहे हों तो उनको संयुक्त रूप में हम किस प्रकार से सुपर इम्पोज करेंगे उसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हर जगह कहीं पर भी लागू होता है, बल के लिए भी, वेग के लिए भी। कोई भी यदि सदिश राशि है या अदिश राशि है, एक से ज़्यादा प्रभाव यदि हमें दिखाने हैं तो उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पर बहुल आवेशों के कारण, यदि मान लेते हैं जैसे एक आवेश है हमारे पास Q1, ये मैंने जैसे ये दिखा दिया Q1, एक दूसरा आवेश है Q2, ये भी हमने धनात्मक मान लिया। एक तीसरा आवेश हमने ऋणात्मक मान लिया Q3, और एक आवेश हम और ले लेते हैं Q4। अब हमें इस Q1 आवेश पर आवेश Q2, Q3 और Q4 के कारण वैद्युत बल दिखाना है। इस दूरी को मैं यहाँ पर R12 से दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से इस दूरी को R13 से दिखा रहा हूँ, और Q1 से Q4 की दूरी को मैं R14 से दिखा रहा हूँ। बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल, जिसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में कार्यरत वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जब हम इन दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत बल निकालेंगे तो ये वैद्युत बल इन दोनों आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। इस प्रकार से यदि इस पर परिणामी बल हमें निकालना है तो परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात किसी भी आवेश पर एक से अधिक आवेश के कारण वैद्युत बल का परिमाण अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल यदि हम देखें तो ये इस दिशा में आएगा, इस दिशा में, क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसे मैं F12 कह देता हूँ, F12। और Q3 के कारण Q1 पर बल आकर्षण बल लगेगा जो इस दिशा में आएगा, जिसे मैं F13 कह देता हूँ। और इसी प्रकार से Q4 के कारण, Q4 को भी मैं धनात्मक आवेश मान लेता हूँ, तो Q4 के कारण Q1 पर बल प्रतिकर्षण बल होगा जो इस दिशा में होगा, और जिसे मैं कह देता हूँ F14। इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल बराबर इन तीनों बलों के सदिश योग के बराबर होगा, अर्थात F12 प्लस सदिश F13 प्लस सदिश F14। इन सभी बलों का परिमाण निकालकर और हम इनका सदिश योग कर देंगे, जो आप पहले से करते आएंगे। सिंपल मेथड जो सदिश योग के लिए आप अपनाते हैं। इस प्रकार से ये अध्यारोपण का सिद्धांत।